RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 के लिए पिछली वीडियो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर की हम प्रस्तुत कर रहे थे, उनमें हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण चले हुए थे, जिनमें से हमने लगभग 2 प्रकार के रासायनिक गुण आपको बता दिए थे कि जो COOH समूह होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिल समूह जिसको बोलते हैं, इसमें हमने हाइड्रोजन के कारण प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाओं को समझा दिया था और फिर OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं को आपको बता दिया था। अब इसके बाद आज हम आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है CO समूह। ये CO स्पेशली कीटोन समूह होता है जिसको कार्बोनिल समूह भी कहा जाता है। CO को कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह की विभिन्न अभिक्रियाएं C डबल बॉन्ड O की हमने आपको इसी चैप्टर की पहली वीडियो एल्डिहाइड और कीटोन के जो सामान्य रासायनिक गुण हैं वहां पर प्रस्तुत की थी। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में जो एक मुख्य गुण होता है वो होता है कि कार्बन की एक संयोजकता या तो हाइड्रोजन से या फिर कार्बन से ही संतुष्ट होनी चाहिए, तभी ये कार्बोनिल समूह की भांति कार्य करता है। और ये दूसरी भी आपकी हाइड्रोजन या कार्बन से ही संतुष्ट होनी चाहिए। परंतु यहाँ इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में अगर देखें तो ये आपका C डबल बॉन्ड O के साथ एक OH जुड़ गया, तो यानी अब ये कार्बोनिल समूह ने रहकर पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। इसी कारण ये एक अलग सीरीज ली जाती है, क्योंकि अगर ये कार्बोनिल समूह होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन या फिर कोई कार्बन युक्त समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए था। तो इस आधार पर एक बात यहाँ पर निश्चित हो जाती है, अलग समूह होने के कारण ये कार्बोक्सिलिक समूह कीटोन समूह की कोई भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। कार्बोनिल समूह की जैसे कि ये आपका HCN के साथ अभिक्रिया नहीं करता, योग अभिक्रिया वगैरह जो थी NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योग अभिक्रिया नहीं करता। इसी आधार पर अमोनिया के यौगिक जो थे NH2Z समूह युक्त यौगिक, उनके द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते थे, तो वहां पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती थी। ये कार्बोक्सिलिक समूह इन यौगिकों के साथ अमोनिया प्रतिस्थापियों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि ये कार्बोनिल समूह और ये कार्बोक्सिलिक समूह दोनों अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं। तो ये इसके अनुसार और कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जो कि CO समूह भी प्रदर्शित करता था और ये कार्बोक्सिलिक समूह भी प्रदर्शित करेगा, वो गुण होता है अपचयन या रिडक्शन। कार्बोनिल समूह भी अपचयित हो जाता था और ये कार्बोक्सिलिक समूह भी अपचयित हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि RCOOH जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसका अपचयन करने पर, अपचयन किसके द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, कॉपर क्रोमाइड के द्वारा, निकिल आदि के द्वारा, पैलेडियम के द्वारा, इन कुछ अपचायक यौगिकों के द्वारा अगर इसका अपचयन किया जाए तो पहले तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होंगे और उसके बाद हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितने कार्बन हमारे इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिक में होंगे, उतने ही कार्बन हमारे यहाँ उपस्थित होंगे एल्डिहाइड में भी और एल्कोहल में भी। यानी समान नंबर के हमें एल्डिहाइड और कीटोन या एल्डिहाइड और एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम CH3COOH का अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, इसका अपचयन करेंगे तो यहां हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CH2OH। यहां 2 कार्बन है, यहां भी हमारे 2 ही कार्बन होते हैं, तो ये सीधे रूप में हमें एल्कोहल प्रदान कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पर पैलेडियम और BaSO4 प्रयुक्त कर दिया जाए
तो फिर हमें यहाँ पर CH3CHO प्राप्त हो जाता है, केवल एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अगर हम केवल इन उत्प्रेरकों का प्रयोग करते हैं, निकिल का, पैलेडियम का, अगर अकेला पैलेडियम हो तो भी हमें एल्कोहल ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, जो कि इसकी क्रियाशीलता को घटा देगा पैलेडियम की, और यह विक्रिया केवल एल्डिहाइड पर रुक जाएगी। लेकिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकिल या पैलेडियम आदि लेते हैं तो हमें सीधे रूप में एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। बेंजीन रिंग के लिए भी लेकर चल सकते हैं इसको, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल का अगर हम अपचयन करें तो भी हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5CH2OH, बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो सकता है। स्ट्रक्चर के रूप में कुछ इसे इस प्रकार से बनाया जा सकता है, C6H5COOH, इसका अपचयन कर दीजिए और यहाँ पर C6H5 के ऊपर CH2OH समूह जोड़ दीजिए। ये इसी की संरचनात्मक रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ हम एक बात सीधे रूप में कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल समूह है, CO समूह है, वो हमारा CH2 अर्थात मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। इसके बाद अगला जो गुण आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक समूह, COOH समूह के कारण जो गुण उपस्थित होते हैं उनके लिए, समूह के कारण प्रदर्शित रासायनिक गुण। अब इनको अगर हम लेकर चलते हैं तो इनमें सबसे पहला आता है विकार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलीकरण, जिसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन इसको कहा जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? वी अर्थात विस्थापन ऑफ कार्बोक्सिलिक समूह का करना, यानी कार्बोक्सिलिक समूह को विस्थापित कर देना ही, निकाल देना ही कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है, जो COOH समूह के कारण गुण होता है। एक उदाहरण से समझिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। RCOONA ये सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट है किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का। RCOOH की जगह RCOONA लिख दिया। जब ये रिएक्शन करता है NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CaO, इन दोनों के मिश्रण को सोडा लाइम कहा जाता है। तो यहां से ये समूह निकल जाता है अलग, COO समूह निकल गया, विस्थापित हो गया, हट गया। तो इस आधार पर RH प्राप्त हो जाते हैं। RH प्लस ये हमारा हो जाएगा Na2CO3। तो यहां से हमारा ये COO यानी कार्बोक्सिलिक समूह जो है हमारा अम्ल में से, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह निकल जाता है, विस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को ही विकार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एक शुष्कन की तरह कार्य करता है, शुष्क करने का, क्योंकि जो NaOH है वो कांच के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो यहाँ NaOH तो अभिक्रिया करता है इस साल्ट के साथ, और CaO इस NaOH को कांच के साथ अभिक्रिया करने से रोकता है, जिससे हमारा जो उपकरण है वो खराब होने से बच जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी कार्बोक्सिलीकरण की, डीकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण सोडा लाइम के साथ क्रिया करके एल्केन का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया ही विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया एक प्रकार से नाम अभिक्रिया के रूप में भी प्रयुक्त की जा सकती है। फॉर्मिक अम्ल इस अभिक्रिया को नहीं देता। HCOONA अगर यहां पर ले लेंगे तो वो इस अभिक्रिया को नहीं देता। विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में कार्बन परमाणु की संख्या घटाने या कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। अर्थात इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कुछ कम कार्बन परमाणु के यौगिकों का निर्माण करना होता है, जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH जिसमें 2 कार्बन होते हैं से मेथेन CH4 जिसमें केवल 1 कार्बन है उसका निर्माण करना। ये इस विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग होता है।
जैसे कि अगर हम एसिटिक अम्ल के लिए लेकर चलें CH3COONA प्लस NaOH से ये बना देता है हमारा, यहाँ पर ये Na2CO3 अलग निकल जाएगा और CH3 और H यानी CH4 एल्केन के रूप में मेथेन का निर्माण कर देता है प्लस Na2CO3। तो इस प्रकार से एल्केन बनाने की पूरी सजातीय श्रेणी विधि में हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ कार्बन परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी उसी आधार पर यहाँ हमारे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि का प्रयोग किया जा सकता है, आदि का उत्पादन किया जा सकता है। तो अधिकतर ये क्वेश्चन ऐसी भी आ जाती है कि क्या होता है जब हम सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं या किसी अम्ल का नाम लेकर उससे हमने एल्केन प्राप्त करना हो, तो भी इस अभिक्रिया को या नाम अभिक्रिया के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी क्रिया विधि को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो सबसे पहले ये साल्ट है RCOONA, ये टूट जाता है आपका RCOO नेगेटिव में। अब जो ये नेगेटिव है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ बॉन्डेड होने की प्रवृत्ति रखेगा, जबकि जो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस कार्बन के ऊपर जाएगा। यहाँ पर हम इस R के स्थान पर अगर हम RCH2 को लेकर चले तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये CO सिंगल बॉन्ड O Na से ये हमारा सीधे रूप में बन जाएगा RCH2 नेगेटिव बन जाएगा और प्लस ये बाकी बचा हुआ CO2 अलग निकल जाता है। अब जो ये हमारा कार्बीन समूह बना RCH2 नेगेटिव, ये इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके RCH3 का निर्माण कर देता है, यानी हमारी एल्केन प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और के एग्जाम में ये क्रिया विधि अक्सर नहीं पूछी जाती, केवल विकार्बोक्सिलीकरण के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह के कारण होने वाले रासायनिक गुणों में हमने एक गुण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, शेष गुण हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी प्रकार का कोई आपको सुझाव या मशवरा सलाह देना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, या कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, आपको नया कोई क्वेश्चन मिलता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।